स्पेसिफिक कुछ डेट्स ऐसी बताई गई है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आप अगर उन डेट्स पे पैदा हुए हो तो कहीं ना कहीं पुराने जन्म का कुछ आप स्पेशल लेकर आए हो जो कि आपको तंग करेगा। मैं ऐसे अगर लेटा हूँ, डॉक्टर यहाँ खड़ा है, वो कर रहा है सर्जरी, अगर मैं यहाँ पे इससे देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा कि वो क्या कर रहा है, तो दैट मीन्स आई एम सीइंग फ्रॉम द टॉप। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि वो क्या चीज़ है जो निकल के गई शरीर से और जो देख रही है। ये भी बोला जाता था कि जब भी आपके घर में कोई डेथ हो इमीडिएटली जलाने मत लेके जाओ। अच्छा। कई बार होता है कि वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो डिपेंड करता है, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, वो किस तरीके से, वो जो सोल है वो कहाँ कहाँ, कितनी उसको लिबर्टी मिली हुई है कि वो अपनी बॉडी से निकलकर कहाँ जा सकती है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग शी। मैं हूं आपके साथ इला। और देखिए, आज के पॉडकास्ट में बात होगी कार्मिक नंबर्स पे। इन्हें कार्मिक नंबर्स क्यों कहा जाता है, रीइंकार्नेशन से इनका क्या संबंध है, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है, क्या थ्योरी है, और प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम देखने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे, तो क्या पुनर्जन्म होता है, एग्जिस्टेंस है इस कॉन्सेप्ट की। इन सब पर बात करेंगे और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। निमय दास जी, रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। कई न्यूमरोलॉजी में हमने लोगों से सुना है कि कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। अगर कार्मिक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब कर्म, मतलब प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भी है, मतलब रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, पिछला बर्थ है। तो क्या है ये कार्मिक नंबर्स, और पुनर्जन्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले हम पुनर्जन्म के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पुनर्जन्म एक्चुअली क्या है मैम, कि जैसे अभी हम ऑफिस में, आप ऑफिस में अपना काम कर रही हैं, आप घर गए, आपने अपने क्लोथ्स चेंज किए, घर के कंफर्टेबल क्लोथ्स में आप आ गए। दिस इज़ व्हाट रीइंकार्नेशन इज। सोल है, उसने एक बॉडी धारण किया हुआ है। जब बॉडी पहनने लायक नहीं रहती तो वो दूसरी बॉडी में एंटर कर जाती है। एज पर दी कर्मास उसको बॉडी एक मिलती है, ठीक है। अब वो कभी आपको नीचे लेवल का मिलता है, कभी आप मिडिल में होते हो, कभी आप बहुत अच्छी फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल, अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी जी के बेटे। जिस दिन वो पैदा हुए, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, जिस समय पे वो पैदा हुए, और भी बहुत सारे बच्चे हुए होंगे वहाँ पर, बट उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कुंडली दोनों की सेम, डेट दोनों की सेम, न्यूमरोलॉजी में सब सेम, फिर वो वहाँ कैसे? तो रीइंकार्नेशन, भगवत गीता यही चीज़ कहती है कि आपका रीइंकार्नेशन होता है। अब बात करते हैं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। नॉर्मली इंडियंस के साथ ये होता है कि इंडिया, हमारे जो शास्त्र हैं उन पे हमको वैसे इतना ट्रस्ट नहीं होता, पर अगर वेस्ट से कुछ आता है तो हम सोचते हैं, देखते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 1960 के अंदर जिन्होंने जेरोक्स मशीन का इन्वेंशन किया था, उन्होंने एक डॉक्टर उनको $1 मिलियन दिया, ये प्रूव करने के लिए कि रीइंकार्नेशन नहीं है, ये प्रूव करो। नाम क्या था उनका? डॉक्टर इयान स्टीवनसन। ओके, IAN स्टीवनसन। आप गूगल पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे, तो वो चाहते थे कि इसको प्रूव करे वो। बट उन्होंने जब स्टडी किया, उन्होंने 2000 से ज़्यादा केसेस स्टडी किए ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ अमेरिका में नहीं, उन्होंने हर जगह जाकर, इंडिया में आए, वो पाकिस्तान गए, वो आपके जॉर्जिया गए, आपके पता नहीं कहाँ कहाँ, इज़राइल, हर जगह जो कंट्रीज़, जो कम्युनिटीज़ मानती भी नहीं है इसको, वहाँ जाकर उन्होंने केसेस को स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि ये एक फैक्ट है। कैसे? कई केसेस में उन्होंने देखा कि पैदा हुआ बच्चा, एक मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ, अरब कंट्री के अंदर, जहाँ पर आपकी भाषा कुछ अलग चलती है, बिल्कुल अरबिक भाषा, हिंदी, पंजाबी, इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मॉल में घूम रही है बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ, सिख कम्युनिटी कुछ दिखी, घूमने गए होंगे, देखी, वहाँ चली गई, बात करने लग गई पंजाबी में, सिख उस लैंग्वेज के अंदर। वो एकदम सरप्राइज हो गया, अरे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। एक बच्चा पैदा होता है फिरोजाबाद से 45-50 किलोमीटर दूर,
गरीब परिवार, गरीब किसान के घर में। एक दिन अचानक उसका भाई बोलता है, बेटा पानी लेके आ। ए तमीज से बात करो, जैन साहब बोलो, जैन साहब। बोला जैन साहब, सरक गई है क्या? बोला अरे मैं जैन हूँ, मेरा नाम है शिव बिहारी जैन। ये केस आप गूगल पे कर सकते हैं। मेरे पास मेरी कुर्सी थी आराम वाली, वो बड़ी कुर्सी नहीं होती जिस पे, बोला उस पे कोई बैठ नहीं सकता था। मेरे इतने हॉस्पिटल्स मैंने बनवाए, इतने स्कूल्स मैंने बनवाए, क्या तुम्हारे यहाँ चारपाई भी नहीं है ठीक से बैठने की? तो बड़ा भाई एकदम सरप्राइज हो गया, यार ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जो जो उसने चीज़ें बताई वो गए वहाँ पर फिरोज़ाबाद में, उन्होंने जांच पड़ताल की। वो गया, उसने अपनी बीवी को पहचाना, उसने अपने बच्चों को पहचाना। उसने ये तक बोला अपने बच्चों को कि मैं यहाँ गल्ला रखता था, तुमने गल्ला शिफ्ट क्यों कर दिया? ये वास्तु के हिसाब से ठीक था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट के अंदर इतनी स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर, 2-3 टर्म्स इन्होंने निकाल दिए हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE की उन्होंने बात करी है। OBE क्या है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें कई मरीजों ने जिनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जब वो होश में आए उन्होंने पूरी सर्जरी एक्सप्लेन की कि तुमने कैसे किया। क्या बात कर रहे हैं सर? यस। डॉक्टर सबम, उन्होंने अपनी किताब में निकाला, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि तुम इतने सालों बाद क्यों बता रहे हो ये बात, बोला मेरे को ये बहुत साल पहले पता लग गया था, मतलब बताया था मेरे मरीजों ने, बट मैं उस टाइम पे बोलता ना तो सब मेरी डॉक्टरी की डिग्री छीन लेते, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये करीबन 25-30 साल पुरानी बात है, उस टाइम पे अमेरिका में कोई 1-2% लोग ही रीइंकारनेशन को मानते हैं। आज की डेट में 30 से 35% लोग बिलीव करते हैं कि रीइंकारनेशन होता है। उसने, मरीज ने ये तक बताया है कि जब आपने उसको काटने के लिए अंदर अपने नर्स से नाइफ मांगा और उन्होंने कोई दूसरा नाइफ दे दिया जो कि उस पर्टिकुलर कट के लिए यूज नहीं होता, तो आपने उसको डांटा है कि आपने ये क्या दे दिया मुझे। सो अब इसको क्या आप क्या होगे कि कोई चीज निकली। अब अगर मैं किसी भी चीज को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि मैं उस एंगल से देख रहा हूं जहां से एक एक चीज क्लियर दिख रही है। मैं ऐसे अगर लेटा हूं, डॉक्टर यहां खड़ा है, वो कर रहा है सर्जरी, अगर मैं यहां पे इससे देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा कि वो क्या कर रहा है, तो दैट मीन्स आई एम सीइंग फ्रॉम द टॉप। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि वो क्या चीज है जो निकल के गई शरीर से और जो देख रही है, और अगर वो शरीर से निकल गया तो आदमी तो मर जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सो वहां पे एक कनेक्शन होता है, जिसको हम, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग बहुत दूर होती है, हाथ में क्या होती है, डोर। ऐसे ही कॉन्शियसनेस की एक लेयर होती है जो कि कनेक्शन रहता है, क्योंकि अभी वो बॉडी इस लायक है कि उसमें रहा जा सके। अब उसको आप कर्म कह लीजिए कि उसके अभी कर्म बाकी हैं उस बॉडी के अंदर, कुछ चीज़ें हैं, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। मैं आपको एक अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। मैं गुड़गांव में था एंड मैं आश्रम में सेवा करता था। वहाँ पर एक मार्केटिंग के, हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया कि भगवत गीता को हम और कैसे ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं, आप थोड़े आइडियाज़ दीजिए। तो जब उनसे रीइंकारनेशन के बारे में बात हुई तो उन्होंने खुद ने एक किस्सा बताया अपने चाचा जी का। उनके चाचा जी डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टरी पास करी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो दे हैव ए रूल कि आपको 2-3 साल कुछ गांव में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप खुद का अगर स्टार्ट करना चाहो प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल तो आप कर सकते हो, ये रूल है। तो वो चले गए, आखिरी साल था उनका, एंड उनके पास एक दिन एक केस आया, एक लड़का यंग एक्सीडेंट होके, एक्सीडेंट बहुत सीवियर नहीं था, उन्होंने आया केस, गांव में आपको पता है कितनी फैसिलिटीज़ होती है, एक कंपाउंडर था और एक वो खुद थे, वो ले गए अंदर। उनको लगा बहुत इजी सा केस है, पर क्योंकि एक्सीडेंट का शॉक था तो वो बेहोश हो गया था बच्चा। एंड उन्होंने किया थोड़ा, वो अपना स्टार्ट किया करना, उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अरे अब वो डॉक्टर घबरा गए कि यार ये तो पंगा हो गया, हम तो बोल के आए थे बहुत सिंपल सा केस है, अभी ठीक कर देंगे, घबराओ मत। वो जाने लगे तो कंपाउंडर गांव का ही था। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो सर? बोला बोलने। बोला अगर बोल दोगे ना तो अभी पिटाई हो जाएगी आपकी, वो बोलेंगे आपकी गलती से मरा है। तो बोला फिर क्या करूं? बोला बैठ जाओ। 5 मिनट बैठे, फिर वो कंपाउंडर गया बाहर
कि हमको लग रहा था जितना केस इजी है उतना केस है नहीं, 50-50 चांस है, ताकि वो साइकोलॉजिकल सेटअप हो जाए उनको। फिर अंदर आके बैठ गए, फिर 10 मिनट बाद फिर गया, 80-20 ही है, 20% ही चांस है। मतलब वो भूमिका बना रहा था, एक्चुअली झूठ भी नहीं बोल रहा था, पर वो ये चाह रहा था कि हमारी कहीं पिटाई ना हो जाए। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद बच्चा होश में आ गया। उन्होंने फटाफट से सर्जरी करी, ले जाओ भैया, हो गया, सब ठीक हो गया। वो बेहोश है, होश में आया, उसने कॉल किया कि मुझे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर साहब आए, बोला हाँ जी। बोला आप जो सब कर रहे थे ना, सब देखा है मैंने, जो आप बैठ के बेवकूफ़ बना रहे थे मेरे घर वालों को, सब देखा। वो डॉक्टर एक्चुअली में नास्तिक थे, वो बताया उनके भतीजे ने हमको कि वो नास्तिक थे। इस केस के बाद वो लिटरली आस्तिक हो गए। उन्होंने कहा कि यार तुमको कैसे पता कि हम ये कर रहे थे? तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि व्हेन समवन लीव्स द बॉडी, वो टॉप पे जाता है सबसे पहले, ऊपर। अच्छा। तो बोला आई वॉज ऑन द रूफ उस रूम की, एंड आई वॉज लुकिंग एट दी। ये एक्चुअली जो फिल्मों में दिखाते हैं ना मैम, एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स से निकल के आया है, क्योंकि एक्चुअली में सोल जो है वो ऊपर जाती है सबसे पहले। तो वो बोला मैं वहां से उसको आपको वॉच कर रहा था। फिर मैं गया नेक्स्ट रूम में, तो वहां पे कुछ सर्जरी चल रही थी। फिर मैं आया कॉरिडोर में, तो कॉरिडोर में मैंने क्या देखा कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची दीवार की तरफ ऐसे फेस कर रहे, ऐसे दीवार है, वो यहाँ खड़ा है और वाइफ और बच्ची ऐसे खड़े हैं और वो यूं खड़ा है। बोला दीवार की तरफ देख के रो रहे हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैंने देखा क्या है, मैं गया तो वहाँ पे भगवान की फोटो लगी हुई थी, कृष्णा जी की, एंड दे वर प्रेइंग एंड दे वर क्राइंग, बचा लो कुछ कर लो, जो भी वो उस समय प्रे कर रहे होंगे। बोला देन ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट गोइंग आउटसाइड। मुझे ऐसा लगा मुझे कोई खींच रहा है और मैं ऊपर की तरफ चला गया, एंड देयर वॉज अ वेरी लाइट, ब्राइट लाइट, और मैं उसमें से चला गया। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी व्यक्ति मरता है, 122 टनल्स हैं लाइटिंग की, उस एक टनल में लाइट आ जाती है और उसमें से आप निकल जाते हो एज पर योर कर्मास इन दिस बर्थ। तो बोला मैं उसमें से चला गया। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वापस भेज दिया गया, बॉडी में डाल दिया गया। कुछ ऐसा उसने चीजें बताई कि भाई ये कहा गया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। गलतियां उनसे भी हो सकती है, वो भगवान नहीं है, याद रखिएगा। यमदूत या उनके यमराज की तरफ से जो भी लोग आते हैं वो देवी देवताओं की कैटेगरी में, तो गलती उनसे भी हो सकती है, क्योंकि वो भौतिक जगत में, मटीरियल वर्ल्ड के ही पार्ट हैं वो, बट दे आर हायर देन ह्यूमंस। तो उनसे गलती हुई, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद से उनके चाचा जी जो हैं वो आस्तिक बन गए। ऐसे बहुत सारे केस हैं। NDE करके एक बहुत बड़ा टर्म आया है, हिंदी में मैं नहीं बता सकता, नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस, राइट। जहां पर कार रेसर है, जबरदस्त भिड़ंत हो गई कार की, खत्म एकदम, पर वो जब होश में आ रहा है तो वो एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे स्ट्रेचर पे कैसे चढ़ाया गया, स्ट्रेचर से जब मुझे गाड़ी में डाल रहे थे तो मैं गिर गया, आपस में दोनों लड़ने लगे कि तूने टेढ़ा कर दिया, मैंने टेढ़ा कर दिया, मुझे फिर से उठाया। टोटली अनकॉन्शियस इंसान एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है। एक किस्सा मैंने सुना था, मेरी दादी बताती थी। उसमें कोई 65-70 साल के होंगे, हाईली डायबिटिक, दोनों किडनियां फेल, लिवर फेल। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो चुकी है, घर वाले रो रहे हैं। उसके विद इन 5 मिनट्स रिवाइव हो गए। फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ था? वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था मैं तो बैठ के। ये क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है? ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कई बार क्या होता है मैम कि बॉडी से निकल जाती है सोल। पहले के ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि ज़मीन पे सोया करो। ज़मीन पे जब सोते तो कई बार रात को सोल निकल जाती थी और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। और इसलिए ये भी बोला जाता था कि जब भी आपके घर में कोई डेथ हो इमीडिएटली जलाने मत लेके जाओ। अच्छा। कई बार होता है कि वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है,
वो डिपेंड करता है, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, वो किस तरीके से, वो जो सोल है वो कहाँ कहाँ, कितनी उसको लिबर्टी मिली हुई है कि वो अपनी बॉडी से निकलकर कहाँ जा सकती है। ऐसा भी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास कि आपने कितनी, कई लोग बहुत सिद्ध होते हैं, अलग अलग अष्ट सिद्धियाँ होती है, कईयों की इतनी ऐसी ऐसी सिद्धियाँ होती है कि वो बगल के कमरे में क्या बातें हो रही है वो बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप अभी रूम में आए, आपके हाव भाव देखें, वो आपको ये बता देंगे कि आप कौन सी गाड़ी में बैठ के आए हो। सो दीज ऑल आर सिद्धीज। तो वो चीज़ भी है। इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो इन दोनों का एक मिक्सचर सा है। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी है। एनडीई तो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हाँ कोई बूढ़ा आदमी है, उसको बहुत बीमारी हुई हुई है और उसने मरने की ही हालत में था वो, अगर, तो उसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बट एक्चुअली में ये दोनों ही चीजें ये प्रूव कर रही है कि देयर इज समथिंग इनसाइड योर बॉडी जिसने इस बॉडी को अलाइव रखा हुआ है, सोल। और अगर सोल है तो रीइंकार्नेशन होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। वरना आप कैसे पीछे की बातें कैसे बता रहे हो, आप किसी और जन्म की बातें कैसे बता रहे हो। लखनऊ का केस है, लखनऊ के केस में छोटी बच्ची है, माँ बैठी है बगल में, कैरोसिन का वो नहीं होता घास जलाने वाला, तो वो गांव, पुरानी बात है काफ़ी, तो वो उसमें से घासलेट जिसमें डालते हैं वो उसने उठाया, जो उसका वेसल था, और उसको ऐसे ऐसे अपने ऊपर गिराने लगी। तो उसकी माँ ने उसको रोक लिया, बोला क्या कर रही है, बोला मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे ऐसे डाल के अपने पे आग लगा ली थी। तो उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि मैं कहाँ थी। वहाँ जाके उन्होंने जब पता लगा तो उनको ये पता लगा कि हाँ ऐसे ही किसी ने अपने आप को, एक लेडी ने आग लगा ली थी। अच्छा सर, गर्भ पुराण में ये किस्सा मिलता है जहाँ पर पूरी वूम जर्नी के बारे में, जो बच्चे की वूम जर्नी होती है उसमें बताया जाता है कि पूरे जो 9 महीने होते हैं वो बहुत दर्द सहता है, पीड़ा में होता है, भगवान को याद करता है, अपने सारे जन्म उसको याद आते हैं, लेकिन जैसे ही वो डिलीवर होता है सब कुछ ब्लैक हो जाता है। तो जिन बच्चों को अपना पास्ट लाइफ याद रहता है, जो लोग दावा करते हैं कि हम ये थे पास्ट लाइफ में, क्रॉस चेक भी किया है, कई केसेस में निकले भी हैं, बिल्कुल, तो उनके साथ क्या होता है ऐसा गड़बड़ कि उनको याद रह जाता है कोई एक जन्म? देखिए मैम, ये एक दिस इज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ योर कर्मास। तो एग्जैक्टली उनको क्यों याद रहता है इसका कोई सच कोई रीजन नहीं है। बट क्योंकि सोल तो है, उसकी अपनी एक मेमोरी बैंक भी है। कई बार कुछ लोगों की मेमोरी बैंक में कुछ यादें रह जाती हैं। अच्छा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वॉश आउट भी हो जाती है। अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो वो वॉश आउट हो जाएंगी कुछ सालों बाद। इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है, शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि 6 महीने तक उसको अपने पुराने जन्म, जब भी तो एकदम से बच्चा या तो हंस देगा या रो देगा, तो वो उसको आते। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो क्योंकि मटीरियल लाइफ इज मेड अप ऑफ 3 गुणास, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो गुण मिलकर हमारे ऊपर एक्ट करना शुरू होते हैं टाइम के साथ। ये टेक्निकल है थोड़ा कि समय और गुण का जब मिक्सचर होता है तो कर्म पैदा होते हैं। तो वो धीरे धीरे कम करता है और चीज़ों से अटैचमेंट होती है, माता पिता हो गए, खेल हो गए, खिलौने हो गए, तो वो मेमोरीज जो हैं वो उनकी इरेज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है सर, क्या ये डीप स्लीप में ज़्यादा होता है? हाँ, ये डीप स्लीप में ही होता है। उसी समय पे आपको वो शरीर से बाहर आता है और वो चीज़ों को नोट करता है। कई बार हम कई चीज़ें देख लेते हैं। ऐसा होता है कि रात को आपको लगता है सपना है, पर जब आप सुबह उठते हो तो आपको सुनाई पड़ता है कि यार ऐसा कुछ हुआ। तो हमें लगता है कि हाँ यार ये कहीं मैंने सुना है, मैंने कहीं देखा है ये, बट एग्जैक्टली वो हमें याद नहीं रहता कि कब देखा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो कई केसेस में, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी में मैंने आपको बताया कि उस समय पे बॉडी तो पूरी एनेस्थीसिया पे 100%। मैं वही पूछने वाली थी, एनेस्थीसिया पे तो कैसे याद रहेगा? तो वो क्योंकि बॉडी याद नहीं रखती ना मैम, वो सोल के पास है एक्सेस। यस, बॉडी तो इज लाइक अ जड़, इट्स ए नॉन लिविंग थिंग बेसिकली। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में और बॉडी में कोई अंतर नहीं है। जब तक सोल है तब तक इस बॉडी में एक लाइफ है, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। तो आप जब बॉडी को काट रहे हो, ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो, तो बॉडी तो वैसे भी नहीं देख सकती, उसके अंदर की जो चीज़ है वो ही उस चीज़ को देख सकती है और अनुभव कर सकती है, बता सकती है।
फिर जब वो बाद में आज उसके अंदर दोबारा सम्मिलित हो जाती है तो वो चीज़ें आपको बता दिया, जैसे वो डॉक्टर का केस बताया कि वो देख रहा है, बता रहा है सारी चीज़ों को। सर रीइंकार्नेशन की बात की, हम कर्मों की बात कर रहे हैं, कार्मिक नंबर्स भी होते हैं कुछ। हाँ, तो क्या ये कार्मिक नंबर्स हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं? हाँ, ऐसा न्यूमरोलॉजी में बताया गया है कि 4 डेट्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पुराने, वैसे तो हर डेट होती है, हर इंसान का अपने कुछ कर्म होते हैं, बट स्पेसिफिक कुछ डेट्स ऐसी बताई गई है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आप अगर उन डेट्स पे पैदा हुए हो तो कहीं ना कहीं पुराने जन्म का कुछ आप स्पेशल लेकर आए हो जो कि आपको तंग करेगा। अच्छा। हाँ, वो आपको प्लस नहीं देगा, वो आपको तंग करेगा। पर अगर आपने उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो वो ही डेट्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। कौन कौन सी डेट्स हैं? पहली डेट होती है 13 तारीख। सो 13 नंबर को जनरली लोग मानते हैं कि यार ये तो बड़ी ही बेकार है। इनफैक्ट होटल्स में भी हमने सुना है कि 13 नंबर का रूम ही नहीं होता, या जिसका टोटल 13 आ रहा होता है वो होता ही नहीं है, तो उसको बहुत अनलकी मानते हैं। तो 13 नंबर क्या है, टोटल है 4। नाउ 13 नंबर पे जिसका भी जन्म हुआ है उसके साथ क्या है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर आया है जो उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो खुद भी डिस्ट्रैक्ट होगा, वो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसके काम जो होंगे ना वो बहुत प्रॉब्लम स्ट्रगल करेंगे उसको, एक बार में होगा ही नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ेगा। और क्योंकि 4 नंबर टोटल है 13 का, तो वो क्या करेगा, आपको मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व कर देगा, रिजल्ट किसी का भी नहीं निकल के आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेस्ट चीज है, आप फोकस करो एक चीज पे, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। आपका जो 13 नंबर का जो कार्मिक प्रॉब्लम आपको आया है आपके साथ, वो नलिफाई हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर फोकस। देन 14 नंबर है। 14 नंबर वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो एडिक्शंस के अंदर जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। अगर वो एडिक्शंस में चले गए तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 14 का टोटल 5 आता है, बुध का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। तो बुद्धि तो देता है, इंटेलिजेंस तो देता है, पर वो इंटेलिजेंस जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में यूज हो जाती है। अब बड़े बड़े जो टेररिस्ट रहे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके 5 वाले हैं वो, और 14 का 5 है। 14 का 5 है, परंतु उन्होंने क्या किया, उसको एक नेगेटिव वे में यूज किया। तो अगर आप इस केस के अंदर, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने एडिक्शंस को रोकना पड़ेगा। जो भी आप ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेस में, देखिए आजकल कई चीज़ें हैं जो एक फैशन सा बन गया है। आपको, आप कहीं जा रहे हो पार्टी में, आप ग्लास लेके नहीं खड़े हो तो लोग आपको बहुत वैसी नज़रों से देखेंगे कि क्या यार तू लेता नहीं है, तू पीता नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप बहुत एक्सेस में इन चीज़ों को कर रहे हो और आप 14 वाले हो तो आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना पड़ेगा। आपको 14 नंबर वालों को दूसरे का पैसा भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का उधार ले लिया है तो उसको लौटाना ही लौटाना है। इमीडिएटली नहीं कर पा रहे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कभी भी जब भी आपके पास हो तो आप उसको चुका दो। देन 16। अब 16 क्या है, सूर्य है, शुक्र है, दोनों साथ में। ऐसे लोगों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, दूसरों को कुछ ना समझना, दूसरों की गाइडेंस, दूसरों के फीलिंग्स, इमोशंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। 7 टोटल आ रहा है, केतु है, स्पिरिचुअल। अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है तब तो वो बच जाएगा, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और 19 नंबर में भी दिक्कत क्या है, सूर्य है, मंगल है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लाइफ में, कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। वो ये नहीं देखेंगे कि जो सही है मैं वो करूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ऐसी उनकी थिंकिंग हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत है, आपको मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो आपको इन चीज़ों से निकाल सकती है। आप देखिएगा लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप बहुत मेंटली परेशान हो, आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, आपको शांति एकदम से मिल जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हैं।
वहाँ पे वाइब्रेशंस वैसी फैली और वाइब्रेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक छोटा सा एक बताता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मसारू इमोटो करके एक जापानीज साइंटिस्ट है, अगर आपने सुना हो तो। उन्होंने क्या है, वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर। वाटर में भी क्रिस्टलाइजेशंस होती हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, हर चीज़ का वो डिज़ाइन होता है। उन्होंने क्या किया कि एक लेक लिया जो कि गंदा है एकदम, उसका पानी गंदा है, काई जमी हुई है, कचरा है। फोटोग्राफी करवाई वाटर क्रिस्टल्स की, उस पानी की। क्रिस्टलाइजेशन जो हुआ उसका डिज़ाइन बहुत ही हैपहैज़र्ड, बहुत गंदा शेप बन रहा है। उन्होंने क्या किया, फिर सारा कचरा निकलवाया, स्पीकर्स लगा दिए चारों तरफ, उसमें से वैदिक हाइम्स, चैंट्स, बुद्धिस्ट चैंट्स उन्होंने चलवा दिए। 1 हफ्ते तक चला के रखा। अगेन फोटोग्राफी की, वाटर क्रिस्टल्स वर ब्यूटीफुली फॉर्म्ड। बट वो तो कचरा हटाने की वजह से भी हो सकता है ना? हाँ, पर उसमें से उस पानी तो है ना, कचरा इस मतलब जैसे कागज पड़ा है ये वो, इस कचरे की बात कर रहा हूं मैं। उसको क्लीन करवा के फिर उसमें करवाया उन्होंने, तो उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशंस ब्यूटीफुली फॉर्म हो गए। उन्होंने एक चावल के ऊपर करके देखा है। चावल पे क्या किया उन्होंने, पानी लिया, उसमें राइस उन्होंने डाल दिया, बॉइल्ड राइस, और ऊपर एक स्टिकर लगा दिया। एक पे लिखा हैप्पी, एक पे लिखा हिटलर या कोई भी नेगेटिव वर्ड। जो हैप्पी वाला जो था उसको खराब होने में टाइम लगा, ये बहुत जल्दी खराब हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। कहने का मतलब ये, उन्होंने ये चीज प्रूव करी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, ये क्या है, वाइब्रेशंस हैं। थॉट्स भी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और साउंड तो वाइब्रेशन है ही। अब हमारी जो बॉडी है दैट इज 70% वाटर, हमारा जो ब्रेन है दैट इज 70% वाटर। तो जो हम बोलेंगे, क्यों बोलते हैं एक्चुअली में, जो बोलते हैं यार पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, क्यों, इसका रीज़न ये है कि जब आप पॉजिटिव बोलोगे, जब आप पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके जो क्रिस्टलाइजेशंस होंगे वो बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म होंगे, और आप स्ट्रेस में कम रहोगे। और हम क्या करेंगे, उल्टा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो वो क्रिस्टलाइजेशंस भी उसी तरीके से फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जो ये वाइब्रेशंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर कोई, तो वही मैं मंदिर वाला जो एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया मैंने कि वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके क्रिस्टलाइजेशंस को अच्छा कर देती है, इसलिए आप फील करते हो एट पीस। ऐसी पोजीशन में आप जाके बैठ जाओ किसी डिस्को में जहाँ पे मेटालिक म्यूजिक चल रहा है, धम धम धम, और धम, ज़्यादा आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस समय पे वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपकी दिमाग की जो वाइब्रेशन उसके बिल्कुल विपरीत हो गई। तो जेल नहीं हुआ, तो क्रिस्टलाइजेशन और इम्प्रॉपर हो गई आपकी। लास्ट में सर, अगर रीइंकार्नेशन, कार्मिक नंबर्स को लेकर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। देखिए, हम सबको ये चीज़, चाहे हम माने चाहे ना माने, हमको इस चीज़ में ये एक फैक्ट है जो कि साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आती नहीं है, वो इसलिए भी नहीं आती क्योंकि मे बी शायद कुछ लोग इसको नहीं प्रूव करवाना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते कि रीइंकार्नेशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब रीइंकार्नेशन अगर हम मानने लग जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कोई भी इंसान नेगेटिव या कोई गलत काम क्यों करता है? क्योंकि वो ये सोचता है मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे कोई नहीं देख रहा, इसलिए वो गलत काम करता है। मैं बच जाऊंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है, बचते नहीं है, हमें जवाब देना पड़ता है। आज हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या सोचते हैं, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने हमेशा अच्छा किया सबके लिए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो जो क्यों का आंसर है वो कहीं ना कहीं तूने कभी तो कुछ गलत किया होगा, वरना नहीं मिल सकता, वरना आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर आपने गलत नहीं किया तो क्यों करेगा आप? अगर हम भगवान, एक किसी सुप्रीम को मानते हैं जिसने हम सबको बनाया, तो वो मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहा है अगर मैंने गलत नहीं किया तो? उसको गरीब क्यों बनाया, उसको अमीर क्यों बनाया? यार एक्सचेंज कर देता। तो मेरे साथ गरीब वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया? यार मुझे अमीर बना देता, फिर एक्सपेरिमेंट कर लेता भाई। तो भगवान कुछ नहीं देते, भगवान वही देते हैं जो आपने अपने लिए तैयार किया है। आप
गलत काम करो, गवर्नमेंट ने आपको जेल में डाल दिया, अब बोल रहे हो कि यार गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत कर दिया। भाई वो क्यों डालेगा तुमको जेल में? गवर्नमेंट कानून क्यों जेल में डाल रहा है? क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो अगर आप जेल में हो तो गलत कर रहे हो, बाहर हो तो सही कर रहे हो। सो दिस इज वेरी सिंपल। और मैं तो खुद भी ये कहूँगा, सब ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप सोचो, खुद भी सोचो कि ये किसी के साथ अच्छा क्यों होता है, किसी के साथ बुरा क्यों होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, अगर हम इसके अंदर डिबेट में चले जाए तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ व्यक्ति ये कहेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये बहुत गलत इंसान है, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये भी है, पर ये कर्मा थ्योरी, वो कर्मा थ्योरी समझे बिना इसका आंसर देना, समझ मैं तो दे दूंगा पर ऑडियंस शायद ना समझ पाए। सो इनिशियली हमको ये मानना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा। वी आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी एक्ट व्हाट वी डू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। काफ़ी Thank सारी बातें रीबर्थ, रीइंकारनेशन एंड कार्मिक नंबर्स के बारे में आज पता चली है। आई होप कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्पीकिंग ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।